एक बार फिर से स्वागत है मित्रों माई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमने जो टारगेट रखा था इस बार का, हमारा टारगेट था आपकी बार रीट 2021 जो विशेष परीक्षा होने वाली है राजस्थान शिक्षक भर्ती की। ये विषय ना सिर्फ रीट के लिए बल्कि सीटेट के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि रीट का और सीटेट का विषय लगभग एक जैसा ही है कक्षा 6 से 8 के लिए। मित्रों, कल पिछले पाठ में हमने जनपद पढ़े, जनपद को समझा था कि कैसे जनपद आए, महाजनपद आए, फिर सांस्कृतिक विरासत को हमने पिछले भाग में मुख्य रूप से समझा था। सांस्कृतिक विरासत में सांस्कृतिक जो शब्द है वो संस्कृति से मिलकर बना है, और संस्कृति में 4 स्तंभ कल हमने देखे थे, कैसे स्थापत्य, फिर हमने उसके बाद कला देखी थी। आज हम पढ़ेंगे कि शिल्प क्या होता है और साहित्य क्या था। ये 4 शब्द जो हैं वो संस्कृति के 4 स्तंभ जो कि किसी भी देश की संस्कृति को निश्चित करते हैं। हमने स्थापत्य के अंतर्गत पढ़ा था कि कैसे बौद्धों के स्तूप बने, चैत्य बने, विहार बने, बौद्ध भिक्षु यहाँ रहते थे, पूजा अर्चना करते थे, उनकी अस्थियां यहाँ दफनाई जाती थी। फिर हमने उसमें अजंता में गुफा जो है 29 गुफाएं मिलती हैं, उनकी संबंध में विशेष चर्चा की थी, और अजंता की चित्र विधि को भी समझा था जो कि दूसरे स्तंभ कला में आता है। मित्रों, कल के लिए मैं आपसे एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि ये स्तूप, चैत्य और विहार तीनों शिल्प के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये स्थापत्य में आते हैं। आप इसको स्थापत्य में ही समझें। आज हम बात करने वाले हैं मूर्ति कला की, जो कि शिल्प में आती है। मित्रों, अब हम बात करने जा रहे हैं शिल्प के अंतर्गत जो मूर्ति कला आती है उस विषय की। स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मूर्ति कला किस प्रकार से हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार की एक स्लाइड हमने चित्रकला की भी बनाई है, जो कि वीडियो के अंत में आपको देखने को मिल सकती है। अतः आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत। चलिए, अब हम मूर्ति कला की बात प्रारंभ करते हैं। तो ये मूर्ति कला जो है, इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि ये मूर्ति कला क्यों है, क्योंकि इसमें मूर्ति की बात चल रही है और एक कलाकार ही बना सकता है इसको, तो हम इसको मूर्ति कला कहते हैं। अब ये कला है तो कला की उत्पत्ति तो कहीं ना कहीं से होती है। जैसे कृषि एक कला है, उसकी उत्पत्ति भी आदि मानव ने की थी, प्राचीन काल में हुई थी। वैसे ही मूर्ति की उत्पत्ति हुई थी, मूर्ति कला की उत्पत्ति हुई थी सिंधु घाटी के जो हमें मृण शिल्प मिलते हैं, अथवा जो उस समय के पाषाण और धातु से निर्मित प्रतिमाएं मिलती हैं, तब से हम इसकी उत्पत्ति को कह सकते हैं। लेकिन जैसे आदि मानव की उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व हुई, लेकिन उसका विकास तब नहीं हुआ था। विकास जब सभ्यताएं पनपी तब उसका विकास हुआ, तो वास्तविक स्वरूपता में सभ्यताओं के माध्यम से ही पता चलता है। उसी प्रकार ये जो मूर्ति कला है, इसका विकास तो सिंधु घाटी में हो गया था, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप जो है वो हमें मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत काल में देखने को मिलता है। अभी मौर्य साम्राज्य के काल में इसका बहुत ज्यादा विकास हुआ, इसका बहुत ज्यादा वास्तविक स्वरूप निखर कर आया। और इस काल में क्या हुआ कि इसके बाद अशोक आए, अशोक सम्राट महान, जिन्होंने कलिंग के युद्ध में भयंकर रक्तपात देख लिया था। उसके बाद कभी न युद्ध करने की प्रतिज्ञा ले ली थी। अब जो अशोक ने बहुत काम किया मूर्ति कला के ऊपर। इन्होंने 4 मुख्य काम किए। सबसे ज्यादा जो इन्होंने अपने संदेश जो हैं वो शिलालेखों के माध्यम से जन जन तक, और जो दूर दूर के क्षेत्रों में थे, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो अपने जो शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश जन जन में पहुंचाए। इन्होंने अभिलेख लिखवाए, उसके लिए पत्थरों को तराशा गया, तो इनके अभिलेखों पर भी संदेश लिखे होते थे। इसके बाद मौर्य काल में ही बहुत अधिक स्तंभ खड़े हुए, स्तंभ बनाए गए मूर्ति कला के अंतर्गत, जो मूर्ति शिल्पकारों के द्वारा। इसमें भी स्तंभों में भी राजा के संदेश ही लिखे जाते थे। उनके संदेशों में अधिकतर एकता की भावना पिरोई जाती थी, तथा सब धर्म एक समान रहें, सब अच्छे से शांति बनाए रखें, ऐसे संदेश लिखे जाते थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन स्तंभों में किया क्या जाता था। तो इनमें बहुत ज्यादा कलाकारी की जाती थी। इन पे हमेशा
स्तंभों के ऊपर सिंह, हाथी अथवा बैल की मूर्तियां बनाई जाती थी। ये उस समय में शौर्य के प्रतीक माने जाते थे राजा के। और चौथी अंतिम विशेषता ये है कि ये स्तंभ हमेशा बलुआ पत्थर से ही बनाए जाते थे। बलुआ पत्थर के माध्यम से ही इनको बनाया जाता था, दूसरा पत्थर इसमें यूज नहीं किया जाता था। अब हम बात करते हैं अशोक, इसके उदाहरण भी देख लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके उदाहरण जैसे महरौली का लोह स्तंभ हो गया जो कि बहुत प्रसिद्ध है विश्व में, और दूसरा स्तंभ देखें तो अशोक का सारनाथ स्तंभ हो गया, सारनाथ का अशोक स्तंभ हो गया। ये दो उसके प्रमुख उदाहरण मिलते हैं जो कि उस समय की मूर्ति कला को बताते हैं। अशोक के सारनाथ के अशोक स्तंभ की हम बात करें तो ये स्तंभ इसलिए महान है क्योंकि पाठ में सिर्फ इसी स्तंभ की मुख्य रूप से चर्चा की गई है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। दो कारण हमें देखने को मिलते हैं। पहला कारण तो ये है कि ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बना, इसकी विशेषताओं के कारण ये हमारा भविष्य, जब भारत आजाद हुआ तो इसे राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया। और दूसरी इसकी खास विशेषता ये है जो कि आपको 1 नंबर दिला सकती है एग्जाम में। दूसरी विशेषता ये है कि आजाद भारत की जो दूसरी डाक टिकट जारी की गई थी उस डाक टिकट में इसको ही प्रदर्शित किया गया था। ये इसकी दो विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब स्तंभ को भी जल्दी से समझ लेते हैं। स्तंभ बना है, ऐसा खड़ा स्तंभ है, उसके ऊपर 4 शेर बैठे हैं जो कि पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। चारों दिशाओं में उन चारों शेरों के मुंह हैं। ये भारत की शौर्य गाथा का प्रतीक माना जाता है। और ये जो चारों शेर हैं ये शिखर पर बैठे हुए हैं। ये जिस पर बैठे हैं, जिस चौकी पर बैठे हैं वो गोलदार चौकी है। और गोलदार चौकी पर उभारदार मतलब उसके चारों तरफ उस चौकी के सिंह, बैल, चक्र अथवा हाथी तथा हाथी, इन चारों की तस्वीरें इसके चौकी के चारों तरफ बनी हुई हैं। चौकी की बॉर्डर पर उभारदार बनी हुई हैं। और ये जो स्तंभ और मूर्तियां बनाई जाती थी पहले, तो इनमें सिर्फ ओपदार पॉलिश ही की जाती थी, इससे ये चमक जाते थे, इनमें जान आ जाती थी। इस प्रकार हम इन स्तंभों की स्त्री की मूर्ति मिलती है। दूसरी मूर्ति मिलती है पटना तथा परखजगंज से, यहाँ से हमें यक्ष की मूर्ति मिलती है। और तीसरी मूर्ति मिलती है लोहानुपुर से, जो कि एक मानव के धड़ की मूर्ति बनाई गई थी। इसके बाद आता है धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है, कुषाण का साम्राज्य आता है। कुषाणों के साम्राज्य में भारतीय जो कला है, भारतीय कला का सर्वोत्तम देन हम इतिहास को कुषाणों का काल कह सकते हैं। इसमें क्या हुआ था कि इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी, जो कि बहुत ज्यादा चर्चित मूर्ति अब तक की रही है। इसके बाद क्या हुआ कि इसमें जो कुषाणों के 2 प्रमुख केंद्र बन गए थे, पहला था मथुरा और दूसरा केंद्र था गांधार। ये दोनों मूर्ति कला के प्रसिद्ध केंद्र माने जाते थे। दोनों ही मूर्ति कला के प्रसिद्ध केंद्र बन गए थे। यहाँ पर 3 जो प्रमुख धर्म पाए जाते थे उस समय भारत में, वो थे 3 थे। पहला था बौद्ध, दूसरा था जैन और तीसरा धर्म था हिंदू धर्म। ये 3 धर्म ही पहले चलते थे। इन्हीं तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियां कुषाणों के काल में बनाई गई और इस कारण ये भारतीय कला के लिए सर्वोत्तम देन कुषाणों के काल को हम कह सकते हैं। इसके बाद जो शिल्पकार आते थे वो यूनान से मंगाए जाते थे। यूनान के शिल्पकार यहाँ आकर मूर्तियां बनाते थे, लेकिन जो विषय होता था वो भारतीय कथाओं के अधीन होता था, आधार पर होता था। उसमें जातक कथाएं भी देखी जाती थी और भी जो भारतीय कथाएं जनमानस में चलती थी कथाएं, उनके आधार पर मूर्तियां बनाई जाती थी। इसके बाद गुप्त काल आया। गुप्त काल में हिंदू, जैन, बौद्ध ये तीनों धर्म इसी काल में भी चलते थे, तो इनकी मूर्तियां प्रचुर रूप में मिलती हैं। इसमें मुख्य रूप से हमें विष्णु की शेषनाग पर जब वो लेटे थे वो मूर्ति विशेष रूप से मिलती है। और सारनाथ का धर्म चक्र भी इसी काल की देन माना जाता है। प्रवर्तन की मुद्रा में पद्मासन बुद्धा की प्रतिमा विशेष प्रतिमा मानी जाती है इस काल की। आपने कई बार देखा होगा अजंता की गुफाओं में भी ये प्रतिमा पाई जाती है। और जैन प्रतिमाओं का तो कहना ही क्या, इस काल में भी अपनी स्वर्णत्व की छाप वो हमें दे रही थी। इसलिए इस काल को भारतीय कला साहित्य का स्वर्ण
युग हम कह सकते हैं, स्वर्ण युग था ये भारतीय कला साहित्य का। मित्रों, हमने देखो शुरू से ही पढ़ा है कि पहली कक्षा से मैं आपसे बोलता आ रहा हूं कि हम इन वीडियो में सिर्फ मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। हमने 3 काल पढ़े, एक तो मौर्य काल पढ़ा, उसमें इसका वास्तविक स्वरूप नजर आता है मूर्ति कला का। उसके बाद कुषाण काल कहा, जिसे भारतीय युग की सर्वोत्तम देन, भारतीय कला कई सर्वोत्तम देन हम कह सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा गुप्त काल में भारतीय कला इतिहास का स्वर्ण युग हम इसको कह सकते हैं। अब हम आगे साहित्य के बारे में पढ़ते। चलिए अब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल में कौन कौन सा प्रमुख साहित्य जो हमें विरासत के रूप में मिला है उसको हम समझते हैं। आपको वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये चैप्टर अंतिम चैप्टर है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में बनाया है। अब हम साहित्य के बारे में समझते हैं। साहित्य क्या होता था कि पहले जो कथा काव्य चलते थे, गद्य लेखन बहुत कम चलता था। आपने वेद में भी देखा होगा काव्यात्मक ही ज्यादा मिलता है उसको पढ़ा भी गाकर ही जाता है। तो साहित्य में कथा काव्य सब कुछ जो आपने लिख दिया वो साहित्य बन जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब क्वालिटी वाला ही आपका लेखन साहित्य कहलाता है। साहित्य के 2 भेद हो गए, एक तो वैदिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य मतलब जो वेदों से संबंधित साहित्य था वो वैदिक साहित्य हो गया, ये वेदों से संबंधित साहित्य था। अगर इसके बाद लौकिक साहित्य आया तो लौकिक साहित्य को हम थोड़ी देर से समझते हैं। सबसे पहले हम वैदिक साहित्य को समझ लेते हैं 2 मिनट में। वैदिक साहित्य के 4 भेद हो गए थे, विषय की अपेक्षा इसके 4 भेद हो गए। सबसे पहले ऋग्वेद माना जाता है, भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना ग्रंथ यदि माना जाता है तो वो है ऋग्वेद। फिर उसके बाद यजुर्वेद आया, फिर सामवेद आया और अथर्ववेद। अब इसकी उत्पत्ति समझें तो ये अपौरुषेय माने जाते हैं, इसलिए इसकी उत्पत्ति नहीं मानी जाती, किसी ने इसको लिखा नहीं ऐसा माना जाता है। अब ये जो ऋग्वेद है इसमें क्या विषय आया है, तो इसमें विभिन्न देवता हैं, अग्नि देवता हो गए, वायु देवता हो गए, वरुण देवता हो गए, पृथ्वी देवता होगा, जीव देवता होगा, ऐसे अनेकों देवताओं से इसमें प्रार्थनाएं की गई हैं जो कि सूक्तियां कहलाती हैं और जिनका सीधा सीधा प्रार्थना ही होता है। तो ये प्रार्थनाएं ऋग्वेद में की गई हैं। यजुर्वेद में क्या कहानी है, तो यजुर्वेद में वर्णन है कर्म कांड का। आप जितने भी हवन करते हैं, जितनी भी पूजाएं करते हैं, वो सब यहाँ से निकल कर आई हैं। पूजा हो गई आपकी, कर्म कांड हो गया, विधि विधान हो गए, विवाह वगैरह की जो पूजा होती है, या फिर शांति के लिए, ग्रह शांति के लिए जो पूजा कर्म, पहले के जमाने में बहुत सारे यज्ञ चलते थे, वो यज्ञ भी यहीं से निकल कर आया है। उसका वर्णन भी हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद में आपके गायन संबंधी वर्णन आता है। पहले गंधर्व माने जाते थे, जो गाते थे बजाते थे उन्हें गंधर्व कहते थे। गंधर्व जाति होती थी गायन करने के लिए विशेष। आजकल तो कोई भी गाने लगता है, आता हो या नहीं आता हो, कोई भी गाता है। तो गायन का जो स्वर है, ताल है, वाद्य यंत्र है, सब कुछ इसमें से निकल कर आया। और लास्ट में चौथा बचता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है कि इसमें चिकित्सा संबंधी जानकारी हमें मिलती है। चिकित्सा मतलब कि पहले मेडिकल तो चलता नहीं था, आयुर्वेद ही चलता था। आयुर्वेद संबंधी जानकारी हमें इसमें से निकल कर आती है। जितनी भी आयुर्वेद की जानकारी है वो सब अथर्ववेद में से निकल कर आती है। मित्रों, इस प्रकार हमने वैदिक साहित्य को समझा। अब हम लौकिक साहित्य को समझते हैं। लौकिक साहित्य में बहुत सारे भेद प्रभेद होते जाएंगे। सबसे पहले हम इसका स्वरूप समझ लेते हैं। लौकिक साहित्य मतलब जो वैदिक साहित्य नहीं है वो लौकिक साहित्य है। मित्रों, अब हम लौकिक साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने वैदिक साहित्य पढ़े, 4 प्रकार के वेद पढ़ लिए। अब हम लौकिक साहित्य की चर्चा करते हैं, जो कि बहुत विस्तृत रूप से किताब में दिया गया है। हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। आपके सामने स्लाइड आती जाएगी तो आप स्लाइड से समझते जाइएगा। लौकिक साहित्य में क्या वर्णन होता है कि जातक कथाएं जो चलती थी, पहले मुंह जुबानी कथाएं जो चलती थी उनका वर्णन होता है। और इसमें धर्म प्राचीन काल में बहुत ज्यादा प्रचलन में था, तो धर्म संबंधी कथाएं, लौकिक साहित्य ये सब कहलाता था। साहित्य लेखन की विधा वास्तविक रूप में कब चालू हुई, तो 4वीं शताब्दी में साहित्य लेखन की वास्तविक विधा हुई। कुछ नियम बनाए गए, इस प्रकार से साहित्य लेखन की
बात कर ली। फिर इसके बाद महाभारत, ये जो लौकिक साहित्य है इसमें दो ग्रंथ बहुत मुख्य माने जाते हैं, इन्हीं ग्रंथों के आधार पर लौकिक साहित्य का वजूद माना जाता है। महाभारत इसमें बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है। कौरव और पांडवों का युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब आप महाभारत की कथा जानते हैं। महाभारत को महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। और ये जो रामायण हुई है, ये रामायण भी अद्भुत ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है। रामायण बहुत सारी लिखी गई हैं, लेकिन वाल्मीकि ऋषि की रामायण आज भी प्रचलित है। इसके बाद बात करते संगम साहित्य की। संगम साहित्य को पढ़ना है तो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, संगम साहित्य को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अब बात करते हैं संस्कृत साहित्य की। संस्कृत साहित्य का नाम लें और कालिदास महाकवि का नाम ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्धतम कवि कालिदास कहे जाते हैं। कालिदास की सबसे अच्छी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को माना जाता है। उसमें भी चौथे अंक के 4 छंद जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। इस ग्रंथ की एक महान विशेषता ये है कि इसमें संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का यूज हुआ है। इससे हम समझ सकते हैं कि प्राकृत और संस्कृत उस समय बहुत ज्यादा प्रचलन में थी, उनका प्रचार प्रसार हो रहा था। संस्कृत जो महान उच्च वर्ग के लोग होते हैं, राजा सामंत वगैरह, वो संस्कृत बोलते थे। जनभाषा प्राकृत की होती थी, प्राकृत जनभाषा होती थी। नाट्य शास्त्र जो नाट्य विधा का एकमात्र अद्भुत ग्रंथ मिलता है, ये भरत मुनि का लिखा हुआ ग्रंथ है, जो कि आज भी इसके नियम मूवीज में फॉलो किए जाते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, आपके सामने स्लाइड आ गई होगी। अब कुछ जो उसके बाद लेखक हुए जिन्होंने एक एक दो दो ग्रंथ लिखे, उनकी जल्दी से हम बात कर लेते हैं, नाम उनके याद कर लेते हैं। आप स्लाइड में देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभवम आदि लगभग 12 ग्रंथ लिखे। क्षुद्रक जो कवि हुए हैं, उन्होंने मृच्छकटिकम लिखा। मृच्छकटिकम के बाद अमर सिंह आए। अमर सिंह ने संस्कृत का शब्दकोश लिखा, जिसका नाम था अमरकोश। इसके बाद सम्राट हर्ष आए। इन्होंने 3 रचनाएं लिखी। इनकी रचनाओं के नाम है रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। इनकी 3 रचनाएं। इनके बाद सम्राट हर्ष के जो महाकवि थे, राज्य कवि थे, वो थे बाणभट्ट। बाणभट्ट की कादम्बरी बहुत प्रसिद्ध है। और हर्ष चरित्रम, इन्होंने एक और ग्रंथ, 2 ग्रंथ लिखे इस प्रकार। इसके बाद आते हैं 2 तमिल काव्य बहुत प्रचलन में थे। इलांगो अडिगल का सिलप्पदिकरम, ये तमिल भाषा का काव्य है। और दूसरे आते हैं सीथालय साथनाथ, इनका जो मणिमेखलाई नामक ग्रंथ है वो भी बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। इसके बाद चरक मुनि आए। चरक मुनि ने चरक संहिता लिखी, जो कि आयुर्वेद संबंधी ज्ञान का उत्कृष्टतम ग्रंथ है। इसके बाद सुश्रुत मुनि आए। सुश्रुत मुनि ने सुश्रुत संहिता लिखी, जिसमें उन्होंने शल्य चिकित्सा को विस्तार से समझाया है। कुछ वैज्ञानिक इसका श्रेय लेते हैं कि उन्होंने सर्जरी का ज्ञान हासिल किया, सर्जरी की खोज की। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत में ये ज्ञान हजारों वर्ष पूर्व से विद्यमान है, जो कि सुश्रुत मुनि ने हमको दिया है। इसके बाद आर्यभट्ट आए। आर्यभट्ट ने जीरो का खोज की, जीरो की, और अंकों का ज्ञान हमें कराया, तथा इन्होंने खगोल शास्त्र लिखा, जिसका नाम आर्यभट्टीय रखा था। इसके बाद हम बौद्ध ग्रंथों को समझते हैं। बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली मानी जाती है। और बौद्ध ग्रंथ जो थे वो उन्होंने त्रिपिटक उनके महान ग्रंथ माने जाते थे। त्रि मतलब होता है 3, पिटक मतलब होता है टोकरी। जिस प्रकार टोकरी में कोई भी चीज इकट्ठी की जाती है, उसी प्रकार इन पिटकों में भी कुछ नियम, कुछ ज्ञान इकट्ठा किया गया है। इस प्रकार त्रिपिटक है। इनके पिटक सबसे पहले है विनय पिटक, फिर दूसरा है धम्म पिटक, और तीसरा है सुत्त पिटक। ठीक है, पहला विनय पिटक आता है, दूसरा आता है सुत्त पिटक, और तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है कि भिक्षुओं के लिए, जो बौद्ध भिक्षु होते थे, उनके लिए कुछ नियम संग्रहित किए गए हैं, वो विनय पिटक में है। सुत्त पिटक में क्या है कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको सुत्त पिटक में रखा गया है। और इसके बाद अभिधम्म पिटक आता है। अभिधम्म पिटक में दर्शन व सांसारिक नियम कायदे जो भी हैं वो अभिधम्म पिटक में संग्रहित किए गए हैं।
इसके बाद जैन ग्रंथ आते हैं। जैन धर्म के ग्रंथों में अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेदा सूत्र, माला सूत्र ये कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं, जो कि सारे के सारे ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इस प्रकार प्राकृत भाषा का प्रसार हम देख सकते हैं। इस प्रकार हमने कक्षा 6 का इतिहास समझा, आज कंप्लीट किया। कक्षा 6 का इतिहास हमने 7 पाठों को 8 वीडियो के माध्यम से समझा। मित्रों, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक कमी रह गई, आपने किसी ने कमेंट्स नहीं किए कि आपको और क्या सुझाव देने हैं। यदि आप कमेंट्स करेंगे तो हमें सुझाव मिलते रहेंगे, हम सुविधा अनुसार उसको और सुझाव की तरफ ध्यान देंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे। आगे की कक्षाओं में हम कक्षा 6 का भूगोल का प्रकरण चालू करेंगे कल से। मित्रों, जैसा कि पाठ तो खत्म हो गया है, जाने से पहले हमने एक वादा किया था आपसे कि चित्रकला की हम एक स्लाइड आपको दिखाएंगे, तो वो स्लाइड आपके सामने